भाषण, ये सब तो हम टीवी पे देखते ही रहते हैं, पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या होता है? मतलब कौन से नियम हैं जो इस इतनी बड़ी संस्था को चलाते हैं? आज हम इसी अनदेखी मशीनरी को समझने वाले हैं, संविधान के आर्टिकल 90 से लेकर 100 तक। यही तो हमारे लोकतंत्र की असली नींव है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, हम सांसद तो चुन लेते हैं, पर ये संसद ये चलती कैसे है? इसका जवाब, इसका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स में छिपा हुआ है। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए साथ मिलकर इस सिस्टम को डीकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से। सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल 90, 91 और 92 यहां की लीडरशिप और काम करने के तौर तरीकों के बारे में क्या कहते हैं। तो आर्टिकल 90 बात करता है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की। अब देखिए, उनका पद खाली कैसे हो सकता है? इसके दो ही तरीके हैं। पहला, या तो वो खुद चेयरमैन साहब को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दें, और दूसरा, सदन यानी कि हाउस ही एक रेजोल्यूशन पास करके उन्हें हटा दे। लेकिन हाँ, किसी डिप्टी चेयरमैन को हटाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक सीरियस प्रोसेस है। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले एक रिटन नोटिस देना होगा, और दूसरी, उस प्रस्ताव को सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से, मतलब मेजॉरिटी से पास करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए। ये इसे एक बहुत मजबूत प्रक्रिया बनाता है। अब आता है आर्टिकल 91। इसका मकसद यह है कि सदन का काम कभी भी किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। तो सोचिए, अगर चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तब क्या होगा? सिंपल, डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह काम संभालेंगे। अच्छा, और अगर मान लीजिए दोनों ही मौजूद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। सदन अपने ही मेंबर्स में से किसी एक को टेम्परेरी तौर पर चेयरमैन चुन लेता है। इन्हें ही चेयरमैन प्रोटेम कहते हैं। और आर्टिकल 92 एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन जरूरी नियम बताता है। वो ये कि पद तभी तक जब तक सदस्यता है। मतलब अगर कोई मेंबर राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहता तो वो डिप्टी चेयरमैन या कोई और ऑफिसर भी नहीं रह सकता। सीधा सा कनेक्शन है, मेंबरशिप गई तो पद भी गया। तो ये तो हुई राज्यसभा की बात। अब चलिए चलते हैं लोकसभा की तरफ, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। यहां आर्टिकल्स 93 से 96 हमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पावर और रोल के बारे में बताते हैं। अब यहां राज्यसभा से एक बहुत बड़ा फर्क है, इस पे ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? देश के वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपने ही मेंबर्स के बीच से चुनती है। ये एक बड़ा अंतर है। अब ये जो स्पीकर के काम है ना, ये यूपीएससी वालों के लिए तो समझ लीजिए मस्ट नो टॉपिक है। देखिए, स्पीकर का काम सिर्फ हाउस चलाना या डिसिप्लिन मेंटेन करना ही नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पावर्स में से एक है ये सर्टिफाई करना कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और उनका फैसला फाइनल होता है। इसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही बात स्पीकर के पद को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब यहां इस्तीफे के प्रोसेस में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लोकसभा में स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को, एक दूसरे को। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। वहां डिप्टी चेयरमैन अपना इस्तीफा चेयरमैन यानी देश के वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। यह छोटा सा फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। एक और टर्म है स्पीकर प्रोटेम। ये क्या होता है? आर्टिकल 95 बताता है कि ये एक टेम्परेरी स्पीकर का पद है। ये तब काम आता है जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की सीटें खाली हों। इनके सिर्फ 2 ही मेन काम हैं। पहला, जो नए मेंबर्स चुनकर आए हैं उन्हें शपथ दिलाना, और दूसरा, नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करवाना। आर्टिकल 96 में ना नेचुरल जस्टिस का एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत देखने को मिलता है। सोचिए, अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ही हटाने का प्रस्ताव हाउस में चल रहा हो तब क्या होगा? तो नियम यह है कि वो उस समय चेयर पर नहीं बैठ सकते, मतलब कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते। लेकिन हां, एक आम मेंबर की तरह वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। तो हमने लीडरशिप रूल्स को तो समझ लिया। अब जरा उन प्रशासनिक पिलर्स पर भी नजर डालते हैं जिनके सहारे ये पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम खड़ा है, मतलब कि सैलरी, सेक्रेटेरिएट और शपथ। तो अब सवाल उठता है कि इन बड़े बड़े अधिकारियों की सैलरी और अलाउंस कौन तय करता है? क्या ये मनमाने ढंग से होता है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 97 साफ साफ कहता है कि संसद खुद कानून बनाकर यह तय करेगी, और इसी के लिए द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953 बनाया भी गया था।
आर्टिकल 98 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर विधायिका की आजादी के लिहाज से। ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसद अपने स्टाफ और उनकी सर्विस कंडीशंस के लिए सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है। यही चीज उसे बिना किसी प्रेशर के काम करने की आजादी देती है। एक बहुत जरूरी पॉइंट है ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक संकल्प है। ये उस शपथ का एक छोटा सा हिस्सा है जो हर सांसद को लेनी होती है, और ये शब्द उन्हें हमेशा याद दिलाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश के संविधान के प्रति है। और इसी वादे को, इसी संकल्प को आर्टिकल 99 जरूरी बनाता है, यानी मैंडेटरी करता है। इसके हिसाब से हर मेंबर को हाउस में अपनी सीट लेने से पहले ये शपथ लेनी ही पड़ती है। ये शपथ प्रेसिडेंट या उनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के सामने ली जाती है, और इसका पूरा फॉर्मेट हमारे संविधान के 3rd शेड्यूल में दिया गया है। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, आर्टिकल 100। ये वो आर्टिकल है जो हमें बताता है कि संसद के अंदर असली डिसीजन मेकिंग होती कैसे है, वोटिंग कैसे होती है, फैसले कैसे लिए जाते हैं। बस एक नंबर याद रखिए, 1/10। ये एक ऐसा जादुई नंबर है जिसके बिना संसद में कोई काम हो ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं कोरम। तो आर्टिकल 100 के हिसाब से कोरम का मतलब है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनका हाउस में मौजूद होना जरूरी है ताकि कोई काम हो सके। और ये नंबर कितना है? हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 10वां हिस्सा, यानी 1/10। जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं तो वहां कम से कम 55 मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर इतने लोग भी नहीं हैं तो स्पीकर को हाउस की कार्रवाई रोकनी पड़ती है। और इसी आर्टिकल 100 में एक और बड़ी खास पावर का जिक्र है, कास्टिंग वोट। इसे निर्णायक मत भी कहते हैं। देखिए, नॉर्मली स्पीकर या चेयरमैन वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में करते हैं, जब किसी मुद्दे पर हां और ना में बराबर बराबर वोट पड़ जाएं, मतलब टाई हो जाए, तब उनका एक वोट टाई ब्रेकर का काम करता है और फैसला हो जाता है। तो इन सारे नियमों और प्रक्रियाओं को समझने के बाद आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सारे प्रोसीजरल रूल्स जो कई बार हमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लगते हैं, असल में यही हमारे डेमोक्रेसी की असली ताकत है? क्या यही वो चीज है जो हमारे सिस्टम को स्टेबल और फेयर बनाती